Hello friends, how are you? Welcome to SST की पाठशाला. Today we discuss class 10th civics chapter 1. Chapter is power sharing. इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट होती है उसके बीच में पावर का शेयरिंग कैसे होता है. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हम लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, तो उनके बीच में पावर का शेयरिंग कैसे होता है. ठीक है. बेल्जियम. फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे दो कंट्री के बीच में कंपेयर करेंगे. पहले एक रहेगा कंट्री आपका यूरोप का बेल्जियम और सेकंड कंट्री रहेगा श्रीलंका एशिया का. ठीक है. दोनों कंट्री के बीच में कंपेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक जगह ऐसा है श्रीलंका जहां पे मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी को प्रीफर किया जाता है गवर्नमेंट में. ठीक है. और एक कंट्री लेंगे हम लोग बेल्जियम का जिसमें कि आपकी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे आपको प्रेफरेंस नहीं मिलती है. हर पर्सन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है. ठीक है. कंपोजिशन जानेंगे कि किस कंट्री में क्या कंपोजिशन है किसकी. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट है अपना बेल्जियम. बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है यूरोप में. बोल रहा है कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लैक्समबर्ग. फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लैक्समबर्ग ये क्या है, इसके नेबरिंग कंट्री है. ये वही लैक्समबर्ग है जिसका 100% लिटरेसी रेट है. न्यूमरबर्ग, लैक्समबर्ग, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन सब का 100% लिटरेसी रेट है. काफी डेवलप्ड कंट्री है. ठीक है. कौन कौन से? फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लैक्समबर्ग है. फ्रांस के रहने वाले को फ्रेंच कहते हैं, नीदरलैंड के रहने वाले को डच कहते हैं. नीदरलैंड का पुराना नाम डच था. ठीक है. एक कंपोजिशन, दो यहाँ पे मैप देखेंगे हम लोग. ठीक है. इस मैप में हम लोग क्या जानेंगे कि दो मैप में एक मैप जो है पूरे बेल्जियम का मैप है. ठीक है. और एक मैप है उसके कैपिटल ब्रुसेल्स का. तो दोनों मैप के बीच में कंपेयर में हम लोग जानेंगे कि किस जगह पे कौन सी कम्युनिटी कितना परसेंट रह रही है. ठीक है. यहाँ पर है 59% डच. बेल्जियम जो है पूरी कम्युनिटी हम लोग लेते हैं उसके कैपिटल के साथ, जैसे पूरा इंडिया है वैसे पूरा बेल्जियम को अगर लेते हैं तो वहां पे 59% डच स्पीकिंग पर्सन है. डच मीन्स और नीदरलैंड में जो लैंग्वेज बोली जाती है. ठीक है. और 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन है. कितने परसेंट? 40%. ठीक है. और 1% जो है 1% जर्मन स्पीकिंग, 1% जो है वो जर्मन स्पीकिंग पर्सन है. ठीक है. यानी कि 59, 40 और 1 तीन कम्युनिटी वहां पर रहती है. फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग. डच स्पीकिंग जो है 59% है पूरे बेल्जियम में, 40% फ्रेंच स्पीकिंग है और 1% जर्मन स्पीकिंग है पूरे बेल्जियम का. ठीक है. और अगर हम एक कंपोजिशन लेते हैं उसके कैपिटल का, ब्रुसेल्स का. ठीक है. तो ब्रुसेल्स में जो डिवीजन है 80% फ्रेंच कम्युनिटी है और 20% डच कम्युनिटी है. फ्रेंच कम्युनिटी जो है वो ज्यादा रिच है देन टू डच कम्युनिटी. ठीक है. और कैसे स्टार्टिंग स्टेज में यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट था डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में. ठीक है. लेकिन बाद में चल करके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ. कारण क्या था उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. पहले कंपोजिशन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन इस कंपोजिशन से रहता है आप. ठीक है. मेजोरिटियन कम्युनिटी. मेजोरिटी मीन्स किसकी संख्या ज्यादा है पूरे बेल्जियम में, तो डच की संख्या ज्यादा है पूरे बेल्जियम में. ठीक है. एंड सेकंड वन इज माइनॉरिटी कम्युनिटी, किसकी संख्या कम है कहां पे? तो फ्रेंच की. माइनॉरिटी मीन्स किसकी कम संख्या कम है? तो फ्रेंच लोगों की संख्या, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन की संख्या कम है. ठीक है. इथेनिक ग्रुप का मीन्स होता है कि डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के लोग अगर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में किसी बाउंड्री में रहते हैं. ठीक है. तो इथेनिक ग्रुप का पार्ट होते हैं. जैसे कि इंडिया में डिफरेंट कम्युनिटी बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इन सबको प्रेफर करने वाले लोग रहते हैं, तो इथेनिक ग्रुप हुआ. ठीक है. और लैंग्वेज के बेस पे भी डिफर कर सकते हैं. वॉलोन जो है फ्रेंच स्पीकिंग रीजन जो है वॉलोनिया. ठीक है. वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन ज्यादा रहते हैं और फ्लेमिश में डच स्पीकिंग रीजन है, डच बोलने वाले लोग जो है वहां पर ज्यादा रहते हैं. 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि किस रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन, तो वॉलोन रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन ज्यादा है और फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग पर्सन जो है डच लैंग्वेज को बोलने वाले वो ज्यादा है. 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से रहता है. कंपोजिशन 1 मार्क में पूछ सकता है कि कितने परसेंट किसका कंपोजिशन है. बेल्जियम में पूछ सकता है, ब्रुसेल्स में पूछ सकता है. यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम, ब्रुसेल्स. ठीक है. यूरोपियन यूनियन किस कॉन्टिनेंट में है? बेल्जियम यूरोप में है.
यूरोपियन यूनियन, अभी हाल फिलहाल का न्यूज था आपका कि यूरोपियन यूनियन से ग्रेट ब्रिटेन हटा। तो बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पे यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर है। अब आप इतना समझ सकते हो कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इसका जो पावर शेयरिंग कितना अच्छा है कि पूरे कॉन्टिनेंट का जो हेड क्वार्टर है वो उसके कैपिटल में। ठीक है। Accommodations in Belgium 1970 to 1993 4 टाइम्स। एक चैप्टर स्टार्ट करते टाइम हम लोग एक पॉइंट किए हुए थे, वो पॉइंट था हम लोग का कि कैसे पॉइंट किए थे हम लोग कि बेल्जियम में भी कॉन्फ्लिक्ट होती थी, आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे खत्म हो गई। एक कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुई आपके एकमेंडेशंस के थ्रू, लॉ चेंज करके। ठीक है, लॉ चेंज हुआ, लॉ फ्लेक्सिबल, जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल रहता है, फ्लेक्सिबल का मींस अगर हम कोई लॉ उसमें ऐड करना चाहे तो इजिली ऐड हो जाए, तो ऐसे कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट के कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट हुआ था कब से कब तक, 1970 से 1993 के बीच में अमेंडमेंट हुआ था। और वो अमेंडमेंट कितना टाइम्स हुआ था, 4 टाइम्स हुआ था, जिसमें कि पावर को शेयर किया गया। पावर को किनके किनके बीच शेयर किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में पावर को शेयर किया गया। कहां पर पावर को शेयर किया गया, ए बेल्जियम में। पावर शेयरिंग पॉइंट जो होता है एक किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पॉसिबल है। जो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है आपका, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ठीक है, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और मोनार्की, ये 4 तरह के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पावर शेयरिंग जो है बस एक ही में पॉसिबल होता है, और डेमोक्रेसी में पॉसिबल होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में पीपल को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, डेमोक्रेसी में पीपल के अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी को प्रीफर किया जाता है। तो पावर शेयरिंग कहां पे पॉसिबल है, जहां पर ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पे डेमोक्रेसी लाइज करता, वहां पे। ऐसा नहीं कि हम मोनार्की वाले सिस्टम में या मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, या डिक्टेटरशिप में हम पावर शेयरिंग करेंगे, वहां पे पावर शेयर नहीं होता है। वहां पर पावर सेंट्रलाइज रहता है पर्टिकुलर पर्सन के पास। ठीक है, बोला कि मेनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का कहने का मतलब है यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर को रिड्यूस किया गया, कम किया गया, और किनको दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट चैप्टर भी इसी बेस है कि अगर कोई कंट्री में 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लाइज कर रही है, वो कंट्री फेडरल कंट्री कहलाता है। और इस तरह के प्रेफरेंसेस को, इस तरह के लॉ को, इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फेडरलिज्म भी कहते हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो और कम्युनिटी गवर्नमेंट हो। Brussels have separate government in which, बोला कि in which both the community has equal representation। ये नहीं मतलब है कि डच स्पीकिंग पर्सन ज्यादा है या फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन ज्यादा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन पे। यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 2 चीज कि पूरे बेल्जियम में डच लोगों की संख्या ज्यादा है देन टू फ्रेंच, और जो उसका कैपिटल ब्रुसेल्स है वहां पे फ्रेंच की संख्या ज्यादा है देन टू डच, बट दोनों जगह पे दोनों लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। और अगर आप इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हो तो पावर शेयरिंग इश्यू कहते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट के कम चांसेस रहते हैं, सिविल वॉर नहीं होते, इस सेंस में यूनिटी प्रमोट होती है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में हम क्या सीखे, फर्स्ट पॉइंट में सीखे हैं कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी कोई मायना नहीं रखता है। आपको अगर वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करना है, पावर को शेयर करना है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, बेल्जियम इसका सुटेबल एग्जांपल है। बेल्जियम का टोटल पॉपुलेशन कितना है, नियर अबाउट 1 करोड़, यानी कि काफी छोटा कंट्री है। हमारे स्टेट हरियाणा की पॉपुलेशन का हाफ है। एक 1 मार्क क्वेश्चन आएगा कि कब से कब अमेंडमेंट हुआ, तो 1970 से 1993 के बीच में 4 टाइम अमेंडमेंट हुआ, तब जाकर के इतना सुटेबल गवर्नमेंट बेल्जियम में बन पाई। ठीक है, श्रीलंका मेजोरिटिज्म, श्रीलंका जो है जस्ट बेल्जियम के अपोजिट है। ठीक है, यहां पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रेफरेंस दी जाती है। इस बार एक बार इसका कंपोजिशन हम लोग जान लेते हैं। श्रीलंका में कौन से पर्सन जो है कितने परसेंट है, इसका ग्राफ आपका पाई चार्ट 74% जो है सिन्हाला स्पीकिंग पर्सन है।
सिन्हाला स्पीकर कितने हैं? 74% है। 18% तमिल स्पीकर है। 13+5 मतलब 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% इंडियन तमिल है। और 1 यहाँ पे 7% जो है वो क्रिश्चियनिटी है। कॉलोनियल गवर्नमेंट जब फॉर्म हो रही थी वहां पे जाकर के सेटल हुए थे। 7% क्रिश्चियनिटी और 1% में डिफरेंट जो आपके माइनर रिलीजन है उस कंट्री के, इस्लाम, बुद्धिज्म, इस्लाम, जैनिज्म, सम स्मॉल रिलीजन। ठीक है। 74, 18, 13+5, 13 इन श्रीलंकन तमिल, 5 इन इंडियन तमिल, 7% क्रिश्चियनिटी। एक कंपोजिशन रहा आपका श्रीलंका का। ठीक है। यहाँ पे तो अमेंडमेंट करके पावर को शेयर किया गया था। ठीक है। लेकिन श्रीलंका में जस्ट इसके अपोजिट हुआ। एक एक्ट पास हुआ 1956 में और उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला को प्रेफरेंस दी जाने लगी। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है। सिन्हाला स्पीकर्स को जॉब में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में, जॉब, गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दी जाने लगी। और इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिविल वॉर क्रिएट करते हैं। 1956 Act was passed to recognize Sinhalas as the only official language. सिन्हाला जो है ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा यहाँ। ठीक है। स्टेट प्रमोट एंड प्रेफर बुद्धिज्म, पार्टिकुलर रिलीजन को प्रीफर किया जाने लगा। और अगर पार्टिकुलर रिलीजन को प्रीफर किया जाता है तो कम्युनिज्म का एग्जाम्पल होता है। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तमिल स्पीकर लिव, जो श्रीलंका है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तमिल स्पीकर रहते थे, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले। ठीक है। बोला कि सिविल वॉर, सिविल वॉर मींस कि दो कम्युनिटी आपस में फाइट करने लगी श्रीलंका में। दो कम्युनिटी कौन कौन सी थी? फर्स्ट आपके सिन्हाला थे, सेकंड तमिल। एक दूसरे को अपने रिप्रेजेंटेशन को लेकर के फाइट करने लगे। एलटीटी बोला कि द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एक टेररिस्ट ग्रुप थे, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रही थी। यही ग्रुप जो है राजीव गांधी के मृत्यु का कारण बने। जेबीएम जनता बोला कि विमुक्ति प्रेमुना, ये भी एक ग्रुप है जो कि अपने रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रही थी श्रीलंका में। ठीक है। एक पॉइंट है आपका कि गवर्नमेंट पावर शेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, कल्चर, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, किस बेस पे जरूरी है? तो पावर शेयरिंग जरूरी है आपके एजुकेशन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, ट्रेडिशन के बेस पे, कल्चर के बेस पे। दोनों कंट्री को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, दोनों कंट्री में वेल डेवलप्ड गवर्नमेंट, वेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जहां पे सिविल वॉर ना हो, तो कहाँ है? बेल्जियम में। रीजन, रिकमेंडेशन किया गया, इसमें लॉ चेंज किए गए और लॉ चेंज करके इक्वालिटी को प्रमोट किया गया, जबकि ऐसी बात नहीं होती है कहां पे? श्रीलंका में। श्रीलंका किस चीज को प्रेफर करता है? मेजोरिटिज्म को प्रेफर करता है। मेजोरिटिज्म मींस कि अगर पार्टिकुलर कम्युनिटी की संख्या ज्यादा है तो उसको प्रेफरेंस देंगे। इमेजिन करते हैं इंडिया में और सब रिलीजन के कंपेयर में हिंदुइज्म की संख्या ज्यादा है, तो क्या हर चीजों में हिंदुइज्म को प्रेफर करने से सिविल वॉर वाली सिचुएशन डेवलप होगी या नहीं होगी? सिविल वॉर वाली सिचुएशन डेवलप होगी। सो डेमोक्रेसी के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है इक्वालिटी। हर सिटीजन को लैंग्वेज के बेस पे, ट्रेडिशन के बेस पे, कल्चर के बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए, उसके साथ इक्वालिटी प्रमोट की जाए। अगर इक्वालिटी प्रमोट की जाएगी तो इस सेंस में क्या होगा कि सिविल वॉर नहीं होंगे और कंट्री वेल डेवलप्ड होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका बेल्जियम, क्योंकि पहले सिविल वॉर से जूझ रहा था और उसके बाद क्या किया, ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को सॉर्ट आउट किया, अमेंडमेंट किया और उसके बाद वेल स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे फॉर्म किया। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में श्रीलंका और बेल्जियम को, और सेकंड पार्ट में जो पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए, ठीक है, एसएसटी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए बाय।